हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। आज आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12 के इंग्लिश का चैप्टर द एनिमी। इसके राइटर है पर्ल एस बक। एंड ये जो हमारा चैप्टर है ना, ये हमें रियल मीनिंग दिखा रहा है इंसानियत का। यानी कि आप डॉक्टर हो, आप कोई भी इंसान हो, बट आप किसी भी नेशनलिटी के हो, यू आर इंडियन, यू आर अमेरिकन, यू आर जापानीज, कुछ भी हो आप, सबसे बड़ी चीज़ हमारे लिए क्या होती है? ह्यूमैनिटी। पहले हमें ह्यूमैनिटी की कदर करनी चाहिए। तो वही हमें इस चैप्टर से सीखने को मिलेगा। तो ये स्टोरी का बैकग्राउंड है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम का। जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था तो किसके बीच में था वो? जर्मनी, इटली, जापान एंड यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन और फ्रांस। हमें पता है इन सब के बीच में वॉर चल रहा था। तो ऑब्वियस है जापानियों के दुश्मन थे अमेरिकन, जापानीज एंड अमेरिकन दुश्मन थे। अब इस स्टोरी में एक जापानीज डॉक्टर है, उनके घर के बाहर एक अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर आके गिर जाता है। वो जापानीज डॉक्टर है। अब डॉक्टर का सबसे बड़ा काम क्या होता है कि उसके सामने कोई मरा है तो वो उसको बचाए। ठीक है, तो अब वही हम देखेंगे कि किस तरीके से जब वो डॉक्टर के घर के सामने एक अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर आके गिर जाता है तो वो उसको बचाते हैं। फिर भी वो डिलेमा में रहते कि भैया जिस आदमी की जान मैंने बचाई है, अब मैं उसको जेल में डलवा दूँ। तो वो सब हम इस चैप्टर में देखेंगे। प्लीज सारे के सारे चैप्टर्स पढ़ने इंग्लिश के, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्लिश प्लेलिस्ट गिवन है, वहाँ से जाके पढ़ सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है इस चैप्टर के, बाकी सभी चैप्टर के, इंग्लिश के ही नहीं, हर एक सब्जेक्ट के नोट्स ऑन माई इंस्टाग्राम आईडी। यू कैन गो एंड टेक इट। समरी भी है, एक्सप्लेनेशन भी है, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट भी है। जस्ट गो एंड एक्सेप्ट फ्रॉम माई आईडी। अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। मेनली कितने कैरेक्टर्स हैं हमारे चैप्टर में? एक फर्स्ट हाफ चलेगा चैप्टर का, एक सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ में ऑपरेशन होगा हमारे प्रिजनर ऑफ वॉर का, और उसके बाद जब वो ऑपरेट होकर सही हो जाएगा उसके बाद क्या किया जाए, उसका मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, ये देखेंगे हम। ठीक है, तो कौन है मेन कैरेक्टर? डॉक्टर सदाओ होगी। वो एक जापानीज डॉक्टर है और ही इज ट्रेन्ड इन अमेरिका। वो उन्होंने अपनी पढ़ाई जो थी वो अमेरिका जाके करी थी। ठीक है, और सेकंड कौन है? उनके फादर, जो अब मर चुके हैं, बट वो अपने फादर के बारे में हमें चैप्टर के बीच में हमें पता चलता है। उनकी वाइफ जिनका नाम है हैना, उससे भी वो अमेरिका में ही मिले थे और उनको फर्स्ट साइट वाला प्यार हो गया था। उसके बाद उन्होंने उससे शादी कर ली अपने पापा से परमिशन लेके, एंड देन दे आर लिविंग अ हैप्पी लाइफ। 2 बच्चे उनके, उनमें से एक छोटा 3 महीने का ये है अभी बेबी बॉय। टॉम कौन है? वही अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर जो वो उनके घर के आगे आके गिर जाता है। देन द ओल्ड जनरल, एक ओल्ड जनरल है, हमें पता है ना जनरल प्रेसिडेंट टाइप जो होते हैं, तो एक जापानीज ओल्ड जनरल है जिसकी तबीयत ठीक नहीं है, एंड वो डॉक्टर सदाओ की उसको जरूरत है। डॉक्टर है वो, ऑब्वियस है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर की जरूरत तो होगी उसे। नेक्स्ट है यूमी। यूमी उनकी गवर्नेंस है। गवर्नेंस को नैनी होती है ना, ध्यान रखने वाली बच्चों की, वो है। एंड द लास्ट वन इज कुक, और एक ओल्ड गार्डनर का भी छोटा सा रोल है। चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना। जैसे ही चैप्टर शुरू होता है तो जो डॉक्टर सदाओ है उनके घर के बाहर का सीन बता रखा है। उनका जो घर है वो जापानीज कोस्ट पे है। ठीक है, और उनका घर के सामने बीच है, रॉक्स के ऊपर बना हुआ है उनका घर, एंड एक नैरो सी बीच है। तो बहुत अच्छी सी जगह पे उनका घर बना हुआ है। एंड वो उस जो बीच उनको दिखती थी ना, उस पर बचपन में खेलते थे। वो जो बीच उनके घर के सामने से उन्हें दिखती थी, और वहाँ पे पाइन के ट्रीज लगे हुए थे। कौन से ट्री लगे हुए थे? पाइन ट्रीज। तो वो पाइन ट्रीज को देख के उनको याद आता था कि ऐसे वो बचपन में अपने नंगे पैरों से उन पाइन के ट्रीज पे चढ़ते थे। अब ये टेक्निक उन्होंने कहाँ से की थी नंगे पैरों से पाइन के ट्रीज पे चढ़ने की? ये उन्होंने साउथ सी आइलैंड पे देखी थी। साउथ सी आइलैंड पे उनके फादर उनको लेके गए थे जब वो छोटे थे। वहाँ पे उन्होंने कुछ लोगों को, जो देखा है ना पाइन निकालते हैं, कोकोनट्स निकालते हैं, तो वहाँ ऊपर चढ़ के उन्होंने देखा था, तो वो उस टेक्निक को कॉपी करते थे। ठीक है, और बहुत ही सुंदर सा उनका घर था। एंड ही वॉज, जब वो वहाँ जाते हैं ना एक बार आइलैंड पे, साउथ वाले आइलैंड पे, अपने फादर के साथ में, छोटे हैं डॉक्टर सदाओ इस समय पे, तो वो याद करते हैं कि उनके फादर आइलैंड्स को देख के कहते हैं ये स्टेपिंग स्टोन्स है जापान के फ्यूचर का। यानी कि ये जो आइलैंड्स है इन्हीं पे चढ़ चढ़ के जो जापान है वो एक तरक्कियों को हासिल करेगा या फिर वो डेवलप होगा। एंड वी नो दैट जापान इज़ अ वेरी डेवलप्ड नेशन। तो उनके फादर की ऐसी सोच थी कि ये जो हमारे आइलैंड्स हैं ना जापान के, ये हमें एक दिन बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की तरफ लेके जाएंगे। उनके फादर जो थे डॉक्टर सदाओ के, अब मर चुके हैं वो, बट पहले की बात जब थी, ही वॉज वेरी क्वाइट मैन। वो कभी भी उनसे मजाक नहीं करते थे, कभी उनके साथ गेम वेम नहीं खेलते थे। बचपन में वो उनके साथ सीरियसली रहते थे, बट उनको उनकी पढ़ाई की बहुत चिंता होती थी, बहुत चिंता होती थी डॉक्टर सदाओ के फादर को उनकी पढ़ाई की। और डॉक्टर सदाओ भी बहुत ड्यूटीफुल बच्चे थे, अच्छे से पढ़ते लिखते थे। उनके फादर ने उनको 22 ईयर्स के जैसे ही वो होते हैं अमेरिका भेज देते हैं सर्जरी एंड साइंस की पढ़ाई करने के लिए, डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए उन्हें अमेरिका भेज देते हैं। अब हमारे डॉक्टर सदाओ जब अमेरिका जाते हैं वहाँ पे वो अपनी पढ़ाई करते हैं। वो अपनी पढ़ाई करने के लिए 22 ईयर्स में जाते हैं। जब वो 30 ईयर्स के हो जाते हैं तो वो
वापस आ जाते हैं। कहाँ से? अमेरिका से वापस आ जाते हैं एक बहुत ही रिनाउंड डॉक्टर बन के। अब यहाँ पे हमें बताया गया है कि जैसे ही डॉक्टर सदाओ आते हैं उसके बाद क्या होता है, देखो उनके फादर मर जाते हैं, बट उनके फादर मरने से पहले अपने बेटे को डॉक्टर बनता हुआ भी देख लेते हैं, और यहाँ तक कि डॉक्टर ही नहीं, एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट एंड सर्जन दोनों बनते हुए देख लेते हैं। अब डॉक्टर सदाओ सर्जन कैसे बनते हैं और साइंटिस्ट कैसे बनते हैं? उन्होंने एक अपनी नई टेक्निक निकाली थी टू रेंडर वुंड्स क्लीन, यानी कि जो घाव होते हैं ना उनको साफ करने की, पता है डॉक्टरों की लैंग्वेज में होता है, जो घाव है उनको बहुत अच्छे से क्लीन करने की डॉक्टर सदाओ ने टेक्निक निकाल दी। तो उन्हें साइंटिस्ट का जो ऑनर है वो भी मिला था। तो उनके फादर की आंखों के सामने उनके मरने से पहले उनका बेटा बिल्कुल सक्सेसफुल हो गया था और आराम से उनके फादर की डेथ हो गई थी। अब सदाओ हमें ये सब बातें बता ही रहे थे कि उनके फादर ऐसे थे एंड ही वॉज इन हिज मेमोरी। अब वो अपनी अमेरिका वाली मेमोरी पे भी पहुंचने वाले होते हैं। वो आराम से खड़े हुए होते हैं अपने बीच पे वाले हाउस के ऊपर। एंड देखो हमें यहाँ पे ये भी बताया है कि उनको ना ट्रूप्स के साथ वापस नहीं भेजा गया। वॉर चल रहा था, जापान का वॉर चल रहा है अमेरिका से पूरे सबसे, तो काफ़ी सारे सोल्जर्स को वॉर लड़ने के लिए अलग अलग देशों में भेजा जा रहा था। तो सदाओ को नहीं भेजा गया। क्यों नहीं भेजा गया? तो उसका रीज़न अगर एग्जाम में लिखने को है, क्योंकि जो जनरल था, ओल्ड जनरल, मैंने बताया ना उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए उसने डॉक्टर सदाओ को रुकवा लिया था कि कल को उसकी तबीयत खराब हो तो डॉक्टर सदाओ से अपना इलाज करवा सके। इसलिए डॉक्टर सदाओ वहीं थे और वो जापान में रह के अपनी रिसर्च को कंटिन्यू कर रहे थे। अब डॉक्टर सदाओ खड़े हुए अपने घर के बाहर रेलिंग के ऊपर, उनकी वाइफ अंदर से निकल के आती है। वाइफ का नाम क्या है? हैना। वाइफ का नाम क्या है? हैना। वो आइलैंड्स पे मिस्ट क्या धुआं हुआ होता है ना, फॉगी आइलैंड होता है, रात को आराम से वो खड़े में, पीछे से उनकी वाइफ आती है किमोनो पहन के। शिनचान देखा है ना, वो मित्सी किमोनो पहन लेती है कभी कभी, और शिनचान वो छोटा सा पहन लेता है, वही होता है किमोनो, ऐसे बन जाता है और फ्रिल्स होती है उसमें ऐसे साइड में। और किमोनो के साथ में उसने क्या पहना हुआ है? हाओरी, डार्क ब्लू कलर का हाओरी पहना हुआ है उसने, मुझे वो बैंड सा होता है बनने का। तो वो बहुत ही प्रिटीली ड्रेस्ड है वो, और वो पीछे से आके ऐसे हग करती है डॉक्टर सदाओ को। काफ़ी इनका रोमांटिक सा सीन होता है एंड दोनों अपने जो हमारे डॉक्टर सदाओ है वो यादों में पहुंच जाते हैं अमेरिका वाली, कि वो जैसे ये इनकी जो वाइफ है ना हैना, उनसे मिले होते हैं। तो वो बताते हैं उनको कि जो कहाँ रहते थे। अब जब पढ़ने जाते हैं, जैसे हम हॉस्टल में पीजी में पढ़ने नहीं जाते, तो वैसे ही डॉक्टर सदाओ एक प्रोफेसर हार्ली के घर पे रहते थे। एंड उनके घर पे उन्होंने बताया कि उनकी वाइफ बहुत वॉल्यूबल, यानी कि बहुत बोलती थी, एंड खाना भी अच्छा नहीं मिलता था, छोटा सा कमरा होता था, और डॉक्टर सदाओ का बिल्कुल मन नहीं था उस पीजी में, आप कह सकते हो उस घर में जाके रहने का। बट स्टिल डॉक्टर सदाओ वहाँ जाते हैं एंड वहीं पे उनको हैना मिलती है। एंड ही सेड दैट हैना से उन्हें ना पहली नज़र वाला प्यार हो गया था। बट स्टिल पहले ना वो डॉक्टर सदाओ की हमें सेंस दिखाई है, मतलब वो उसको जाके अपना लव, मतलब कह सकते हो आप, प्रपोज नहीं कर देते डायरेक्टली। पहले वो अश्योर करते हैं कि वो प्योर रेस के, यानी कि वो जैपनीज़ है या नहीं। फिर जब उन्हें पक्का हो जाता है हाँ भाई ये जैपनीज़ ही है, तब जाके वो उसको डेट करना स्टार्ट करते हैं। और वो लोग शादी में भी जल्दी नहीं करते हैं, आराम से पहले वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हैं, दे डू एवरीथिंग। फिर वो जापान वापस आते हैं, फादर से परमिशन लेते थे, फादर बिल्कुल हाँ कर देते हैं। उसके बाद फुल ऑन जापानीज स्टाइल में उन दोनों की वेडिंग होती है। बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो वेल एजुकेटेड, बहुत ही डिसेंट सा कपल था हैना एंड डॉक्टर सदाओ का। तो यहाँ मैंने आपको इनकी लव स्टोरी भी बता दी है। प्रोफेसर हार्ली के घर पे डॉक्टर सदाओ रहते थे व्हेन ही वाज इन अमेरिका। अब क्या होता है, दोनों आराम से खड़े हुए अपना, और उनके बच्चे अंदर सो रहेंगे आराम से, दोनों बाहर अपनी हाउस में खड़े हुए हैं। एकदम से जैसे ही वो बीच की तरफ देख रहे होते हैं, अ स्ट्रेंजर क्रीचर वॉश्ड अशोर। उनको कुछ ब्लैक ब्लैक सा ना बीच पे से आता हुआ दिखता है, कुछ ऐसे चल के आ रहा होता है और एकदम से गिर जाता है। तो उन दोनों को क्या लगता है कि कोई फिशरमैन होगा, रात को उसका एक्सीडेंट हो गया, तो वो समुद्र में से आ रहा है। सडनली वो दोनों देख के हैरान हो जाते हैं। उस समय दोनों अपनी वरांडा की रेलिंग पे खड़े होते हैं और एक मैन आ रहा होता है, उन्हें लगता है वो कौन है? फिशरमैन है। और जो एकदम से, अब वो तो डॉक्टर है, एकदम से वो फिशरमैन को देख के भाग के जाते हैं वहाँ पे। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं, वो देखते हैं वो घाव से भरा हुआ होता है, वुंडेड होता है, अनकॉन्शियस, बेहोश पड़ा होता है। ही वॉज इन टैटर्स इन रॉकी एरिया। टैटर क्या होता है? फटे हुए कपड़े। उसके कपड़े बिल्कुल फट गए होते हैं, इधर उधर से वो छिला हुआ होता है बिल्कुल, और उसके ऊपर बहुत सारे घाव होते हैं, गोली का भी एक घाव होता है उसके ऊपर। एंड वो बिल्कुल ही रॉक्स जैसे, देखा ना पथरीली होती है बीच, उससे जो उसके घाव थे उस पर बहुत असर पड़ा था, वो और अंदर तक हो गए थे बिकॉज ऑफ द रॉकी एरिया ऑफ द बीच। जैसे ही वो उसको देखते हैं डॉक्टर सदाओ
एंड उसको ऐसे पलटते हैं वो, तो उन्हें समझ में आ जाता है कि ही इज़ अ वाइट मैन, और दोनों घबरा जाते हैं उसको देख के दैट ही इज़ अ वाइट मैन, अब क्या किया जाए। एंड उससे पहले डॉक्टर सदाव जो है उसके जो वाइट मैन होता है उसके वूंड्स में से बहुत खून निकल रहा था, क्योंकि पत्थर लगने से उसके जो घाव थे वो खुल गए थे। तो वो सी मॉस लेके, क्या लेके, सी मॉस लेके उसका जो गन का वूंड था, गोली का वूंड था उसकी लोअर बैक पे, उसको ऐसे पैक कर देते हैं जिससे कि खून ज़्यादा ना निकले। एंड वो बहुत पथेटिक कंडीशन में होता है, बहुत बुरी हालत में होता है वो प्रिजनर ऑफ वॉर, एंड ही वॉज ब्लीडिंग वेरी बैडली। तो दोनों इस समय पे कंफ्यूजन में आ जाते हैं। अब यहाँ आ गया आपका सदाउस डिलेमा, दोनों कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि भाई अब इसका करे क्या, वही इसे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। अब अगर डॉक्टर की फीलिंग देखो तो भैया डॉक्टर ऐसे कैसे किसी को मरता हुआ छोड़ दे जब वो उसका इलाज कर सकता है। बट सेकेंडली वो उनका दुश्मन था, अमेरिकन उस समय पे जापानीज़ के दुश्मन थे, वो कैसे एक अमेरिकन को अपने घर के अंदर शेल्टर दे दे। और उन्होंने ये सोचा कि डॉक्टर सदाव की अगर किसी ने कंप्लेन कर दी कि इन्होंने अपने घर पर किसी अमेरिकन को रखा है तो वो जेल भी जा सकते हैं और उनके बच्चों का भी फ्यूचर फिर खतरे में है। एंड देन वो ये सोचते हैं कि अगर मैं इसे अभी ट्रीट नहीं करा तो ये अभी मर जाएगा, और अगर अभी जेल पुलिस वालों को बुला लिया, अब तुम सोचोगे पुलिस वालों को बुलाओ ले जाएंगे वो, तो अभी वो मर जाता। तो डॉक्टर सदाव ना एज ए डॉक्टर उनका जो आप कह सकते हो अंदर से वो नहीं मान पा रहे थे कि इसे मार दिया जाए, ऐसे ही छोड़ दिया जाए। तो उनकी वाइफ उन्हें कहती है कि पीस से वापस सी में डाल देते हैं, इसको समुद्र में वापस डाल देते हैं और हम घर चलते हैं। पर दोनों ही जो थे, उनकी जो कॉन्शियस थी, अंदरूनी उनका जो मन था वो इस बात के लिए हाँ नहीं कर रहा था। एंड एट दी एंड दोनों उसको उठा के अपने घर के अंदर ले जाते हैं ऑपरेट करने के लिए। एंड उस समय पे वो अपने सर्वेंट से भी डरते हैं। देखो सर्वेंट होते हैं वो थोड़ी समझेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों करा है, तो वो सोचते हैं कि हम सर्वेंट्स को बोल देंगे दैट हम इसको सही करके, इसको ऑपरेशन करके पुलिस को हैंड ओवर कर देंगे। अब एज अ ह्यूमैनिटी और डॉक्टर ओथ की वजह से वो उसको अपने घर के अंदर लेके चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें इंसानियत भी थी एंड वो डॉक्टर भी थे। वो डॉक्टर होके ये क्राइम नहीं कर सकते थे, ये सिन, ये पाप नहीं कर सकते थे कि वो किसी को मरता हुआ छोड़ दे। वो उसको अपने डिसीज्ड फादर के रूम में ले जाके लेटा देते हैं, जो उनके फादर का रूम था। और रूम की सेटिंग बता रखी, बिल्कुल जापानीज़ रूम था वो, हमने शिनचैन का घर देखा है, समझ जाओ, ठीक है। और बहुत ही सुंदर सा बेड रखा हुआ था हमारे उनके रूम के अंदर, जिसके ऊपर वाइट सिल्क क्विल्ट का कवर था। और जब वो निकालती है ना वो कवर, तो ऑब्वियसली लेडीज़ को तो होता ही है ना अपनी अच्छी अच्छी चीज़ें, और वो ब्लड से बिल्कुल गंदा होने वाला, तो उसे एक सेकंड को लगता भी है कि उसका गंदा हो गया है, बट देन शी डिडंट केयर अबाउट इट। तो यहाँ पे हमें उनका डिलेमा दिखाया है कि उन्हें सर्वेंट से भी डर लग रहा है, उन्हें जेल जाने का भी खतरा है, बट स्टिल वो उस प्रिजनर ऑफ वॉर को, उस बेचारे को अपने घर के अंदर लेके चले जाते हैं। अब सर्वेंट्स का रिएक्शन कैसा होता है? सर्वेंट घबरा जाते हैं। जो ओल्ड गार्डनर होता है, तो डॉक्टर सदाव कहते हैं कि ठीक है, अब इसको जो यहाँ लेटा है ना, इसको नहलाना पड़ेगा, पहले इसके जो वूंड्स है वो साफ़ करने पड़ेंगे, फिर मैं इसको ऑपरेशन करूँगा। तो ओके, तो डॉक्टर सदाव जाके सर्वेंट्स को इन्फॉर्म कर देते हैं। यूमी के पास जाती है हमारी हैना। तो यूमी उस समय बच्चों को सुला रही होती है, जो उनके दोनों छोटे बेबीज़ होते हैं, और वो यूमी को कहती है उसको जाके नहलाना है। वो बकेट लेके जाती है वुडन, और जब यूमी देखती है दैट ही इज़ अमेरिकन मैन, वो एक वाइट मैन है, यूमी उसको नहलाने से मना कर देती है। शी सेड दैट ये एक वाइट मैन है, ऊपर से इतना गंदा है, मैं इसको नहीं धोऊंगी। तो उसके बाद हैना कहती है दैट यू शुड डू व्हाट योर मास्टर से, तुम्हें वो काम करना है जो तुम्हारे मास्टर तुम्हें कह रहे हैं। तो यूमी कहती है देखो मैं एक बहुत छोटी इंसान हूँ, मुझे तुम्हें जो करना है वो करो, मैं ऐसे हाथ नहीं लगाऊंगी। तो कुछ नहीं करती। अब हमारी हैना मजबूर हो जाती है और वो खुद जाके जो हमारा अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर है उसके वोंड्स को साफ़ करती है, वो उसको नहलाती है, और उसको उस पर बहुत तरस भी आ रहा होता है, बिकॉज वो काफ़ी छोटा होता है, एज का 22-25 साल का ही होता है वो। एंड ही इज़ वेरी, मतलब कह सकते हो बहुत पतला हो गया होता है। ही वॉज टॉर्चर्ड ऑल्सो, ऐसा उसको देख के लग रहा होता है, बहुत पतला सा। वो उसके वोंड्स को साफ़ करती है हमारी हैना। उसने आज तक अपनी लाइफ में ऐसा कोई काम नहीं करा होता है। और जो हमारा ओल्ड गार्डनर है वो पता है क्या कहता है हैना को? वो कहता है कि तुम्हें ना किससे, गन से, और सी तुम्हारे से रिवेंज लेगा, गन और सी रिवेंज लेगा। इस बात का क्या मतलब हुआ? तो ओल्ड गार्डनर कहते हैं कि पहले इसको गन का शॉट लगा, किसको? वो जब भी लेटा हुआ है ना उसको, प्रिजनर ऑफ वॉर उसको, तो वो पहले उसने डेथ को डिफीट दे दी। फिर वो सी में भी मर सकता था, समुद्र के अंदर भी, तब भी नहीं मरा। तो फाइनल डेस्टिनेशन वाला सीन वो कहता है, आपने मूवी देखी होगी ना, जैसे मौत वापस बदला लेती है, तो उसी तरीके से गार्डनर कहता है कि तुम इस आदमी को मरने दो, उसको मत बचाओ, वरना गन और जो सी है दोनों तुमसे आके बदला लेगी। बट जो हैना है वो इन सब सुपरस्टिशन में, इन सब वाली बातों में विश्वास नहीं रखती। वो चुपचाप जाके उसको नहलाने का काम करना स्टार्ट कर देती है। एंड वो सबको अश्योर भी करती है सारे सर्वेंट्स को कि हम पुलिस को दे देंगे, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सर्वेंट्स उनके साथ सपोर्टिव बिल्कुल भी नहीं थे। अब क्या होता है,
सदाव है, क्लीन कर दिया हैना ने उसको। अब वो डिसाइड करते हैं कि इसका ऑपरेशन करेंगे। वो अपना सर्जन वाला इमरजेंसी बैग और कोट वगैरह लेके आ जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह लगा के, एंड हैना को कहते हैं कि मुझे असिस्ट करो। अब हैना ने तो आज तक ऑपरेशन देखा ही नहीं, तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है ऑपरेशन होता हुआ देखना। वो टावल्स लाने को कहते हैं उसको, तो वो जब अपने अच्छे अच्छे टावल निकालती है तो भी उसके मन में बात आती है। एंड वो जो नीचे का मैट हो रहा होता है वो भी ब्लड की बूंदों से गंदा हो रहा होता है, तो वो भाग के बाहर जाती है कि वो ब्लैक कलर की शीट्स ले आएगी जिससे वो कवर कर दे अच्छे से मैट्रेस को। बट कुछ भी नहीं होता है तब तक जो वो ब्लड से जो उसकी मैट्रेस होती है वो गंदी हो गई होती है। तो ये स्मॉल स्मॉल डिटेल्स एग्जैक्टली हमें इन्हें ध्यान रखना होता है। अब डॉक्टर सदाव कहते हैं दैट यू माइट हैव टू गिव हिम द एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया होता है ना बेहोश करने के लिए, क्योंकि आप ऑपरेशन कर रहे हो तो वो जो लेटा है उसको तो बहुत दर्द होगा, तो इसलिए एनेस्थीसिया देना ज़रूरी था। बट जो हमारी हैना है उसने आज तक एनेस्थीसिया भी नहीं दिया होता, तो वो पहले डर रही होती है। एंड डॉक्टर सदाव जो है वो लॉस्ट हो रखे होते हैं अपने। ओके, तो डॉक्टर सदाव वॉज लॉस्ट इन हिज ऑपरेशन, बहुत ज़्यादा लॉस्ट थे वो ऑपरेशन में। एंड वो ऑपरेशन होता हुआ देखना ना, देखो आसान बात नहीं होती है, वो ब्लड ही ब्लड बिल्कुल। एंड डॉक्टर सदाव ऑपरेशन कर रहे थे, हैना ने आज तक कभी होते हुए देखा नहीं था, तो एकदम से उसको वॉमिटिंग आ जाती है। वो बाहर भाग के जाके वॉमिटिंग कर रही होती है। एंड उस समय डॉक्टर सदाव को लगता भी है कि मैं अपनी वाइफ के पास नहीं जा पा रहा हूँ, बट स्टिल ही वॉज डूइंग द ऑपरेशन। एंड द मैन वॉज इन ग्रेट पेन। देखो मैन जो था वो जो लेटा हुआ था उसको भी एनेस्थीसिया नहीं मिला था, यानी कि वो बेहोश नहीं था। एंड उसके ऊपर वो ट्रीटमेंट कर रहे थे, यानी कि वो गोली निकालने की कोशिश कर रहे थे। गोली कहाँ थी? उसकी लोअर बैक पे, राइट साइड पे, तो इसलिए उसको बहुत दर्द हो रहा था। जल्दी से भाग के फिर हैना वापस आती है, वो पूछती है बॉटल कहाँ है। एंड डॉक्टर सदाव बताते हैं कि हाँ, एक हैंकरचिफ में वो तुम डाल के जो भी कुछ वाइल में होगा उस बॉटल में उसके नॉस्ट्रल्स के पास लेके जाना है। जब वो सूंघना शुरू कर देगा तो वो बेहोश हो जाएगा। तो हैना वैसे ही करती है जैसे कि डॉक्टर सदाव से बताते हैं, एंड वो उसको एनेस्थीसिया दे देती है। और ना हैना को बहुत तरस आ रहा होता है उसके ऊपर। वो सोचती है इसके साथ टॉर्चर तो नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा, हमें नहीं पता। जैसे कि अगर कोई हमारे देश का किसी और देश में रह जाए, किसी की जेल में, वी ऑल नो उनके साथ टॉर्चर होता ही है। और उस आदमी के यहाँ पे गले पे रेड कलर के स्कार्स भी थे, और वो बोलती भी है दो स्कार्स। तो इस तरीके से वो बहुत डीपली मूव्ड हो जाती है उसे देख के कि छोटे से बच्चे के साथ, 20-22 साल का बच्चा ही कह सकते हैं हम उनको, हमारी एज का, तो उसके साथ बहुत टॉर्चर भी हुआ था। एंड धीरे से एकदम से जो हमारे डॉक्टर सदाव है वो बुलेट को बाहर निकाल लेते हैं। वो एकदम से आई गॉट यू ऐसे करके कहते हैं, एंड बुलेट बाहर आ जाती है। अब यहाँ पे जो हमारे डॉक्टर सदाव है उनको अपनी एनाटमी याद आ जाती है, यानी कि जो उनके प्रोफेसर थे ना अमेरिकन यूनिवर्सिटी में, जो सर्जन थे, वो उन्होंने समझाया था दैट सर्जन मस्ट नो द बॉडी फुली, यानी कि सर्जन जिसकी भी सर्जरी कर रहा है उसे सामने वाले की बॉडी की फुल नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो फालतू में उसे आता ना हो, वो करना स्टार्ट कर दे। दैट वुड बी अ कार्डिनल सिन। कार्डिनल सिन होगा वो, यानी कि वो एक पाप होगा और एक मर्डर होगा अगर तुम ऑपरेशन कर रहे हो और तुम्हें नॉलेज नहीं है। तो विद दिस हमारा हाफ ऑफ द चैप्टर कंप्लीट हो गया। हमने सिनेरियो देख लिया कि उसका ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। दो हैना को जितना डर लग रहा था, सर्वेंट से डर लग रहा था, जो कुछ भी हो रहा था, उन्होंने ऑपरेशन कर दिया। एंड जो हमारा वो है वो थोड़ी देर बाद होश में भी आ जाता है। लेट्स स्टडी आगे क्या होता है। ऑपरेशन कंप्लीट हो गया हमारे प्रिजनर ऑफ वॉर का। अब जो डॉक्टर सदाव है उसकी रिस्ट ऐसे पकड़ के उसकी पल्स रेट चेक करते हैं, एंड उसमें वो बताते हैं दैट उनकी रिस्ट छूने का उसका मन नहीं कर रहा होता। डॉक्टर सदाव का मन नहीं होता है उसकी रिस्ट टच करने का, बिकॉज टेक्निकली देखा जाए तो वो अमेरिकन उनका दुश्मन था, बट ही हैज़ टू डू हिज ड्यूटी, उसे ट्रीट करना है उनको, तो ही डिड वॉट ही हैज़ टू डू। उसके बाद वो चेक करते हैं उसकी पल्स वगैरह, एंड देन वो एक सिरिंज से लेके जो इंजेक्शन उसको लगा देते हैं। एंड जब दोबारा वो पल्स चेक करते तो नाउ इट वाज बेटर, और वो हैना को बताते हैं कि अब ये ज़िंदा रहेगा एंड ही विल लिव। और उनको अंदरूनी बुरा भी लग रहा होता है कि भाई अब ये ज़िंदा रहेगा तो मेरे को प्रॉब्लम होगी आगे इसको लेकर, बिकॉज उन्होंने अपने घर में एक अमेरिकन सोल्जर को छुपा रखा था, या सोल्जर था या सिटीजन था, जो भी था वो, उसको छुपाना उनके लिए क्राइम था। तो इसलिए वो एक टाइम पे परेशान भी होते हैं कि वो बच गया है, एंड एक टाइम पे वो खुश भी होते हैं कि येस वो जिंदा है। अब आगे क्या होता है, लेट्स सी। द यंग मैन वेक्स अप। अब वो उठ जाता है और सारे के सारे सर्वेंट उसे सर्व करने से मना कर देते। वो कहते हैं हम नहीं जाएंगे इसके बाद, ना हम इसका ध्यान रखेंगे। तो हैना को ही एट द एंड उसका ध्यान रखना पड़ता है, और सारे सर्वेंट्स मना कर देते हैं। हैना उसके पास जाती है तो वो एकदम से डर जाता है। उसको दिखाया गया दैट ही इज़ ओनली 17 ईयर ओल्ड। आई टोल्ड यू 2025, ही इज़ ओनली 17 ईयर ओल्ड, और वो बहुत पतला सा हो चुका है, और उसके यहाँ पे स्कार्स है, उसके साथ बहुत टॉर्चर भी हुआ है, एंड उसका फीबल सा फेस है, पेल सा फेस है, ऐसे वर्ड्स बुक में यूज करके दैट उसकी बॉडी में बिल्कुल जान नहीं थी। वो डर के ऐसे बैठने की कोशिश करता है, हैना से डरता है, तो हैना बोलती है डोंट बी अफ्रेड। तो वो सोचता है इसे इंग्लिश कैसे आती है, वो पूछता है। सो शी टोल्ड दैट मैं काफ़ी टाइम
अमेरिका में रही हूँ। बट वो चुप हो जाता है एंड देन हैना जो है उसको सूप खिलाती है, आई मीन सूप फीड करती है विद अ पोर्सलिन स्पून। तो कौन से यू नो दैट जो जापानीज़ होते हैं वो पोर्सलिन बर्तन यूज़ करते हैं, तो वो उससे उसको सूप खिलाती है। तो हैना ही उसकी सारा ध्यान रखती है बिकॉज जो सर्वेंट्स होते हैं वो मना कर देते हैं। हैना को उस पर तरस भी आ रहा होता है, उससे डर भी लग रहा होता है, बट शी इज़ ऑल्सो यू कैन से दैट उसमें भी बहुत इंसानियत है। वो ना चाहते हुए भी उसको फीड करती है एंड उसके लिए उसे बहुत बुरा भी लग रहा होता है। अब थर्ड डे हो जाता है, रोज़ आके डॉक्टर उसे एग्जामिन करते हैं कि वो ठीक है यानी भैया गोली लगी, कोई आसान काम थोड़ी है। तो थर्ड डे जब वो आते हैं तो जो हमारा POW, अभी तक उसका नाम नाम नहीं बताया, POW बोल रहे हैं अभी उसको, प्रिजनर्स ऑफ वॉर। तो वो बैठा हुआ होता है एंड देखो अभी अभी उसका ऑपरेशन हुआ है, बैठने से ब्लड के फ्लो में कुछ गड़बड़ हो जाती एंड ही माइट डाई। तो एकदम से डॉक्टर सदा उसे डांट देते हैं कि तुम्हें मरना है क्या, और वो उसको लेटने को कह देते हैं और उसके ऊपर क्विल्ट डाल देते हैं। उस समय पे जो हमारा प्रिजनर है वो पूछता भी है उसको कि आपने मुझे बचाया, तुम अब क्या करोगे मेरे साथ, ये वो, एंड वो अपना नाम भी बता देता है दैट माई नेम इज़ टॉम। और उस समय पे डॉक्टर सदा को पता चलता है उसका नाम टॉम है और वो कुछ बताने वाला होता है टॉम। तो डॉक्टर सदा उसका मुंह बंद करवाते हैं, वो कहते हैं मुझे कुछ मत बताओ अपने बारे में। एंड वो पूछता भी है कि अब तुम मेरे साथ क्या करोगे, अब तुम मुझे पुलिस को दे दोगे। तो डॉक्टर सदाव कहते हैं आई डोंट नो। डॉक्टर सदाव से वो पूछता है कि अब क्या करोगे तुम मेरा, तुम मुझे पुलिस को दे दोगे, तुमने मेरी जान तो बचा लिया। तो डॉक्टर सदाव कहते हैं मुझे अभी खुद ही नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। तो यहाँ पे वो बेचारे बच्चे की फीबलनेस दिखाई है दैट वो बच भी गया है बट अंदरूनी अभी उसे पता है कि अगर उसे पुलिस को हैंड ओवर कर दिया गया तो फिर से उसके साथ वही सब टॉर्चर होगा एंड फिर से उसकी लाइफ जो है वैसी ही हो जाएगी जहाँ से वो भागकर आया है। एंड डॉक्टर सदाव भी डिलेमा में है कि अब उस लड़के के साथ क्या किया जाए। नाउ लेट्स सी आगे क्या होता है। अब जो सर्वेंट्स हैं वो और ज़्यादा डिजर्टेड होने लगते हैं और आई मीन टू से दैट वो गुस्सा हो जाते हैं अपने मास्टर से दैट मास्टर ने क्यों रखा हुआ है उसे अपने घर के अंदर, एंड वो काम छोड़ के चले जाते हैं सारे के सारे सर्वेंट क्रिटिकल हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि ये जो हमारे दोनों मास्टर है ये काफ़ी टाइम अमेरिका रह के आया ना, तो इसलिए इनके दिल में अमेरिकन के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। बट ऐसा नहीं था, उन्होंने इंसानियत की वजह से उसको अपने घर में रखा हुआ था। एंड जो सारे के सारे जो सर्वेंट्स हैं कुछ कुछ खुसर फुसर बातें करने लगते हैं और हैना को वो सुनाई दे रही होती है और वो जानबूझ के करते हैं जिससे हैना सुन ले। दे आर डिस्कसिंग दैट जो डॉक्टर सदाव है उनको ना अपनी कैपेबिलिटीज़ पे बहुत ज़्यादा ही भरोसा है, उन्हें पता है कि वो किसी की भी जान बचा लेंगे। कुक कहता है कि इसलिए उन्होंने उसको बचाया बिकॉज ही इज़ वेरी ओवर स्मार्ट। और जो हमारा गार्डनर है वो कहता है आई नो कि जो ये है ये जो कुछ भी करें कुछ सोच समझ के ही करेंगे, बट एट दी एंड सारे के सारे जो हमारे सर्वेंट्स हैं उनके घर के वो काम छोड़ के चले जाते हैं। जो गवर्नेस है कौन, यूमी, जो वो बहुत परेशान होती है छोड़ के जाने में बिकॉज वो छोटे बच्चे होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा पोलाइट होते हैं वो यूमी के साथ में, वो बहुत प्यार करते हैं यूमी से। तो यूमी बोलती है जाते हुए हैना को कि अगर रात को बच्चे रोएंगे तो आप मुझे बुला लेना, बट हैना ऑब्वियस है नहीं बुलाती, बच्चे रोते हैं तभी नहीं बुलाती है। हैना सबको पे कर देती है, उनकी उनकी सैलरी दे देती है और सारे के सारे सर्वेंट चले जाते हैं। अब हैना और सदाओ को घर का सारा काम भी करना पड़ता है, बच्चों को भी संभालना पड़ता है और साथ ही साथ जो प्रिजनर ऑफ वॉर है जो टॉम है उसका ध्यान भी रखना पड़ता है। तो सारी प्रॉब्लम्स आके अब उनके सर पे खड़ी हो गई थी एंड सेकेंडली उन्हें अंदर से डर भी लग रहा होता है कि कहीं कोई इन्फॉर्म ना कर दे। तो 17 डे को जितने भी हमारे प्रिजनर ऑफ वॉर की वजह से जितने भी सर्वेंट्स थे उनका घर छोड़ के चले जाते हैं। नाउ लेट्स सी आगे क्या होता है। पेशेंट को होश भी आ चुका होता है और वो धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा होता है और जो डॉक्टर सदाव है उसकी एक्सरसाइज भी स्टार्ट करवा देते हैं 1-2 दिन और 5-5 मिनट चलने की, उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट आ रही होती है। एंड डॉक्टर सदाव टाइप्स अ लेटर टू द पुलिस, वो पुलिस को लेटर लिखते हैं एक और उसमें मेंशन कर देते हैं दैट 21 फरवरी को ये आया था, मेरे अशोर आके गिर गया था हमारे बीच पे, मैंने इसको चीट कर दिया, ये वो लिख देते हैं। बट उस लेटर को वो अनफिनिश्ड ही अपनी ड्रॉर में वापस रख देते हैं, वो उस लेटर को कंप्लीट नहीं करते हैं और अपनी ड्रॉर में वापस रख देते हैं। फिर अगले दिन क्या होता है, द जनरल्स मैसेज। हैना खड़ी होती है, डॉक्टर सदाव अपने ऑफिस में बैठ के बुक रीड कर रहे होते हैं और हैना को यूनिफॉर्म में पुलिस आती हुई दिखती है और हैना बहुत डर जाती है। तुम खुद इमेजिन करो, तुम किसी से कोई काम छुप के कर रहे हो और वो इंसान तुम्हारे सामने आ जाए, या फिर तुम कोई क्राइम कर रहे हो पुलिस सामने से आ जाए, तो ऑब्वियसली तुम्हें डर लगेगा। तो हैना बहुत ज़्यादा डर जाती है एंड वो देख के डर जाती है यूनिफॉर्म वाले पुलिस को और वो पूछती है क्या हुआ। तो जो पुलिसमैन है वो कहता है दैट ओल्ड जनरल इज़ इन ग्रेट पेन, यानी कि जो ओल्ड जनरल जिसकी वजह से डॉक्टर सदाव को ट्रूप्स के साथ नहीं भेजा गया वॉर में, उसकी तबीयत ख़राब है। तो हैना बोलती थी इज़ इट ऑल,
नेचुरल है, उसने तो एकदम से ऐसे बोला। तो जो पुलिसमैन है वो गुस्सा होकर कहता है इज़ दैट नॉट इनफ, क्या ये काफ़ी नहीं है कि ओल्ड जनरल की तबीयत ख़राब है, तुम और क्या सुनना चाहती हो। तो हैना उससे अपोलोजाइज़ करती है एंड देन जो डॉक्टर सदाव है वो चला जाता है जनरल के घर पे उसको ट्रीट करने के लिए। अब हम सिनेरियो देखेंगे क्या होता है डॉक्टर सदाव एंड जनरल के। कन्वर्सेशन होती है बिटवीन जनरल एंड द डॉक्टर सदाव। जनरल को हार्ट अटैक आया होता है एंड उस समय पता चलता है दैट जो जनरल है बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है डॉक्टर सदाव पे। डॉक्टर सदाव ये भी बोलते हैं दैट ही इज़ इन माई रेस्ट, वो मेरे हाथों में। क्यों? बिकॉज जनरल जो है उसने ही नहीं भेजा था डॉक्टर सदाव को ट्रूप्स पे, यानी कि वॉर के समय वॉर लड़ने के लिए, क्योंकि वो चाहता था कि अगर मुझे हार्ट अटैक आए, मुझे कोई प्रॉब्लम हो, तो डॉक्टर सदाव मुझे ट्रीट कर सके। ही कैन बेयर ओनली वन मोर सच अटैक। वो पूछता डॉक्टर सदाव से और कितने अटैक्स मैं झेल सकता हूँ, तो डॉक्टर सदाव कहता है बस एक अटैक। और वो सिर्फ डॉक्टर सदाव पर ही भरोसा करता था। वो कहता है कि जितने भी जर्मन डॉक्टर्स हैं ना, अगर वो मुझे ट्रीट करेंगे और मैं मर भी गया तो वो कहेंगे ऑपरेशन सक्सेसफुल है, बट तुम ही ऐसे हो, तुम्हारे पे ही मुझे भरोसा है कि तुम ही मेरी जान बचा सकते हो। और डॉक्टर सदाव भी जो प्रिजनर ऑफ वॉर वाली सिचुएशन थी उसके बारे में पूरी की पूरी बात जनरल को बता देते हैं कि मेरे घर के बाहर एक आया था, मैंने उसको ट्रीट करा, वो मेरे घर में ही है, टेल मी व्हाट टू डू। तो जो हमारा जनरल है वो प्रॉमिस करता है डॉक्टर सदाव को कि मैं तुम्हारे घर पे प्राइवेट असैसिन यानी कि कातिल भेज दूंगा, प्राइवेट कातिल, और वो चुपचाप आके प्रिजनर ऑफ वॉर को मार देंगे एंड इफ़ यू वांट घर से बॉडी भी हटा देंगे। तो डॉक्टर सदाव कहते हैं ठीक है आप बॉडी भी हटवा देना। एंड वो डिसाइड करते हैं, डॉक्टर सदाव घर चले जाते हैं चुपचाप और डिसाइड करते हैं हैना को अभी कुछ नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे। और वो खुद भी सोचते हैं दैट जनरल के लिए प्राइवेट असैसिन, प्राइवेट कातिल रखना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इन अ स्टेट ऑफ वॉर जैसी सिचुएशन चल रही थी उस समय पे जापान की, जनरल को यानी कि वो प्रेसिडेंट थे एक टाइप से आप कह सकते हो, उनको ज़रूरत थी उस समय पे अपने पास प्राइवेट कातिल रखने की। तो अब वो दिन शुरू हो जाते हैं। वो रोज़ रात को जो हमारा टॉम है उसके कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खोल के रखते हैं जिससे कि वो असैसिन्स आए और उसको मार के चले जाए। लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, सदाउस रेस्टलेसनेस। वो रोज़ वेट करते हैं। अब देखो उनका दिल तो ऐसा नहीं था ना, ही वॉज वेरी काइंड हार्टेड। वो रोज़ रात को परेशान हो रखे होते कि अब असैसिन्स आएंगे, अब मार देंगे। छोटी सी आवाज़ आती, कोई पेड़ की पत्ता हिल रहा है, कुछ हो रहा है, तो उनको आवाज़ आती, तो उन्हें ये डर लगता कि असैसिन्स आ गए हैं। 3 से 4 रातों तक वो रोज़ कोई भी आवाज़ आती वो डरते थे कि असैसिन्स आ गए हैं। एक दिन तो इनफैक्ट ऐसा हुआ दैट आवाज़ आ रही थी और हैना उठ गई। हैना कहती है मैं जाकर देखने जा रही हूँ, बट डॉक्टर सदाव उसे रोक देते हैं कि नहीं जाना तुमने देखने के लिए। तो बहुत ही अजीब सी सिचुएशन थी है डॉक्टर सदाव के लिए। वो रोज़ वेट करते कि उनके घर में कातिल आएंगे और उसको मार के जाएंगे, बॉडी लेके जाएंगे, बट जैसे ही वो सुबह उठ के टॉम के कमरे में जाते तो वो अपने कमरे में चुपचाप लेटा हुआ होता था। एंड नाउ थक जाते हैं डॉक्टर सदाव वेट कर करके असैसिन्स का, एंड देन ही मेड एस्केप प्लान ऑफ टॉम। वो टॉम के लिए एक एस्केप प्लान बनाते हैं। वो जाते हैं टॉम के पास सुबह के टाइम एंड उसको बोलते हैं दैट तुम्हें मैं एक बोट दूंगा एंड नियर बाय आइलैंड है, जो उनके घर के बीच है ना उसके पास में एक आइलैंड है, वहाँ पे तुम चले जाओगे बोट के थ्रू। वो आइलैंड जो है मेनली सबमर्ज्ड यानी कि पानी के अंदर डूब जाता है बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म, एंड उसको फोर्टिफाइड नहीं कर रखा है। वो आइलैंड को ना ऐसे दीवारें नहीं लगा रखी हैं, कोई वहाँ पे सिक्योरिटी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो स्टॉर्म के महीनों में डूब जाता है, इसलिए उसको फोर्टिफाइड भी नहीं कर रखा है। तो इस समय उस आइलैंड पर कोई नहीं होगा, ना ही स्टॉर्म आने वाला है। तो वो कहते हैं टॉम को कि मैं तुम्हें बोट में बिठा के उस आइलैंड पे पहुंचा दूंगा। उस आइलैंड पे कोरियन फिश बोट्स आएंगी, कोरिया वालों की बोट्स आएगी, कोरियन फिशिंग बोट्स, तो तुम उसमें बैठ के अपने देश वापस चले जाना। वो पूरा एस्केप प्लान टॉम को बता देते हैं और टॉम भी कहते हैं उनको यू आर सेविंग माई लाइफ अगेन, तुम दोबारा से मेरी जान बचा रहे हो। तो डॉक्टर सदाव कहते हैं नहीं, अब सबको पता चल गया है कि तुम यहाँ पे हो, दैट फॉरेनर इज़ इन माई होम, तो अब मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि मैं तुम्हें यहाँ से भगा दूँ या फिर यहाँ से बाहर निकाल दूँ। अब वो उसको समझाते हैं पूरा प्लान कि कोरियन बोट्स के अलावा किसी और की हेल्प मत लेना, एंड वो उसे एक फ्लैश लाइट देते हैं, फ्लैश लाइट का इंस्ट्रक्शन देते हैं कि मैं तुम्हें एक टॉर्च दूंगा, जब तुम वहाँ पहुँच जाओगे, अगर तुम्हारे पास खाना ख़त्म हो गया है, तुम काफ़ी दिन वेट कर रहे हो और कोई भी नहीं आई, कोई कोरियन बोट नहीं आई, तो तुम 2 फ्लैशेस दोगे मुझे, 2 बार फ्लैश करोगे इंस्टेंटली जैसे ही सन डाउन होगा ओवर होरिजन, यानी कि जैसे ही सूरज ढलेगा वैसे ही तुम 2 बार फ्लैश लाइट से ऐसे मुझे सिग्नल दे देना, क्योंकि अगर रात को दोगे तो सोल्जर्स को पता चल जाएगा। या फिर वो कहते हैं अगर खाना ख़त्म नहीं हुआ बट कोई भी नहीं मिल रहा है, बहुत दिन हो गए तुम्हें कोई कोरियन बोट्स नहीं मिल रही है, तो एक बार सिग्नल करना मेरे को एंड मैं तुम्हारी हेल्प के लिए आ जाऊंगा। तो वो पूरा अपना प्लान बना लेते हैं। अब रात हो जाती है। रात को जो डॉक्टर सदाव है अपनी स्टाउट बोट लेके, अपनी बोट लेके पानी में उतारते हैं एंड
वो दिन में ही बॉटल्ड वाटर ले आए थे, पॉन शॉप से क्विल्ट्स ले आए थे और वो टॉम को अपने कपड़े पहना देते हैं, किमोनो पहना देते हैं और उसके सर पे एक ब्लैक कलर का कपड़ा लगा देते हैं, बांध देते हैं, जिससे कि उसके जो ब्राउन बाल है ना, वो तो ब्लॉन्ड होते हैं अमेरिकन्स तो वो ना पता चले, और उसके बाल भी बांध देते हैं एंड उसको बोट में बिठा देते हैं। एंड उस समय पे टॉम जो है कुछ भी नहीं कहते उनको, बस उनसे हैंडशेक करके बोट में बैठ जाता है और चला जाता है। अब डॉक्टर सदाव टेक अ साई ऑफ रिलीफ, मतलब वो शांत हो जाते हैं कि वो पहुंच गया है एंड वो वेट भी करते हैं उसके सिग्नल का, बट कोई भी सिग्नल नहीं आता है एंड टॉम्स लाइफ इज सेव्ड अगेन। टॉम फिर से बच गया हमारा, वो साइलेंट पे पहुंच गया होगा, कोरियन बोट्स के थ्रू वो वापस अमेरिका चला गया होगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि डॉक्टर सदाव ने फिर से एक बार टॉम की जान बचा ली एंड दिस इज़ ऑलमोस्ट द एंड ऑफ द चैप्टर। अब तुम सोच रहे होगे जनरल का और उसके प्रॉमिस का क्या हुआ कि उसने तो कातिल भेजने को कहा था। तो फिर से एक दिन रात को मैसेंजर आता है कि जनरल के गॉल ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम आ गई है, लिवर में प्रॉब्लम आ गई है, और डॉक्टर सदाव वहाँ जाते हैं। काफ़ी देर बाद जब डॉक्टर सदाव जनरल से मिलते हैं तो जनरल बोलता है कि मैं भूल गया था अपनी परेशानियों के अंदर, अपनी तबीयत ख़राब थी मेरी, तो मैं असैसिन्स को तुम्हारे घर पर भेजना भूल गया। एंड जो डॉक्टर सदाव है ही इन्फॉर्म अबाउट प्रिजनर ऑफ वॉर्स एस्केप। डॉक्टर सदाव जनरल को बता देते हैं कि मैंने टॉम को भगा दिया है, ऐसे ऐसे करके। एंड जो जनरल है और डॉक्टर सदाव है, दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग हो जाती है एंड दोनों कहते हैं ठीक है अब इस बात को हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं, नो वन विल बी सस्पेक्टेड, किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं आएगा एंड नो डाउट टुवर्ड्स ईच अदर्स इंटेग्रिटी एंड पेट्रियोटिज्म। देखो दोनों ने ही अपने देश से एक टाइप की धोखाधड़ी करी थी, आप कह सकते हो। जो जनरल था, जनरल अपना प्रॉमिस किया हुआ भूल गया, तो जनरल कहता है कि ये मत सोचना मैं अपने देश के लिए लॉयल नहीं हूँ, इट्स जस्ट दैट मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैंने असैसिन नहीं भेजे। और डॉक्टर सदाव भी कहते हैं कि ये आप भी मत सोचना कि मैं देश के लिए लॉयल नहीं हूँ, इट्स जस्ट दैट कि बीइंग अ डॉक्टर आई कैन नॉट लेट एनीवन डाई। तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे को कंफर्म कर देते हैं एंड डॉक्टर सदाव जनरल को क्या बोलते हैं, हिज एक्सीलेंसी। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर फॉर द एग्जाम्स। ठीक है, अब कुछ नहीं, नॉर्मल लाइफ रिटर्न हो जाती है, सर्वेंट सारे वापस आ जाते हैं, ये बात बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। टॉम पहुंच गया होगा अपने घर पे एंड नॉर्मल लाइफ स्टार्ट हो जाती है, सर्वेंट घर में आ जाते हैं, यूमी बच्चों को संभालने लगती है। अब एक दिन डॉक्टर सदाव बाहर खड़े होते हैं अपनी वही रेलिंग के ऊपर, उसी साइड पे जहाँ से एक दिन प्रिजनर ऑफ वॉर आया था, और वो सोचते अपने अमेरिकन डेज़ को। देखो हमें पता है ना किसी और देश में जाके रहना आसान नहीं होता, इनफैक्ट अमेरिका में रहना आसान नहीं है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेजुडिस्ड लोग होते हैं, यानी कि अगर कोई इंडियन जाके वहाँ रहता है तो वो हमसे अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं, जैपनीज़ आते हैं तो उनसे अच्छे से ट्रीट नहीं करते, ऐसे दिखाते हैं वो बहुत बड़े लोग हैं और हम छोटे लोग हैं। तो डॉक्टर सदाव याद करते हैं कि प्रोफेसर जो थे वो तो ठीक रहते थे, उनकी बीवी बहुत बोलती थी एंड वो अपनी लैंड लेडी को याद करते हैं, एक मोटी सी लैंड लेडी थी उनकी, वो उनके साथ बिल्कुल अच्छे से ट्रीट नहीं करती थी। दो जब उनको फ्लू हुआ था, वो बताते हैं कि एक बार मुझे फ्लू हुआ था तो उसने मेरा ध्यान रखा था, फिर मैं उसके साथ अच्छे से बिहेव करने लगा, बट तब भी वो जो लैंड लेडी थी अच्छे से ट्रीट नहीं करती थी और हर एक इन्फीरियर फील कराता था जापानीज़ लोगों को इन अमेरिका। तो वो कहते हैं जब इतना गंदा हरकत करते हैं जापानीज़ लोगों के साथ अमेरिकन्स, तो ऐसा क्या था कि मैं टॉम को नहीं मार पाया। ही वंडर्स वाई ही कुडंट किल टॉम। और यहाँ पे आपका जो 10 चैप्टर है उसका डी एंड हो जाता है, इट्स एंडेड। तो नाउ यू गिव मी द आंसर दैट वो क्यों नहीं मार पाए। सो वी ऑल नो इट्स ह्यूमैनिटी एंड इट्स हिज डॉक्टर्स हो, जो एक अच्छे लोग हैं वो कभी भी सामने वाले को नहीं मार सकते हैं। अगर उन्हें पता, उनको उसके स्कार्स दिखे, उन्हें समझ में आ गया दैट ही इज टॉर्चर्ड एंड एट द एंड वो उसे भगा देते हैं। सो इट्स टोटल ह्यूमैनिटी जिसकी वजह से डॉक्टर सदाव टॉम को नहीं मार पाते थे। सो आई एम एंडिंग टुडेस वीडियो। आई होप तुम्हें एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। ये वीडियो की लेंथ जरूर लंबी है बट आई हैव गिवन यू द डिटेल एक्सप्लेनेशन। देखो समरी पढ़ने से कुछ नहीं होता एग्जाम में, आप समरी पढ़ के जाना और जब क्वेश्चन बीच बीच में से आएंगे सो यू विल नो नथिंग। तो इसलिए चैप्टर को डीपली आज हमने स्टडी कर लिया है। नोट्स चाहिए, 1 मार्कर है इसके एंड इसके रेफरेंट टू द कॉन्सेप्ट्स एवरीथिंग यू विल गेट ऑन माय इंस्टाग्राम आईडी। सिर्फ इंग्लिश का ही नहीं, हर एक सब्जेक्ट का 11th 12th ह्यूमैनिटीज़ का एंड बाकी सभी चैप्टर्स की प्लेलिस्ट गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड पॉलिटिकल, इको, हिस्ट्री, ज्योग्राफी हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट गिवन है। यू कैन गो एंड स्टडी फ्रॉम माय चैनल। सो बेस्ट ऑफ लक ऑल द स्टूडेंट्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर क्लासमेट्स। सो बाय बाय, टेक केयर।